नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारगंज टीवी, मैं नवीन भट्ट निराला। आज के लाइव सेशन में हमारे साथ हैं शक्ति क्षेत्र के समाज सेवी और कथावाचक श्रीमान रामाचंद्र रॉय जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सितारगंज टीवी में। निराला जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ सितारागंज टीवी को, जो इस क्षेत्र में व्यापक तरीके से प्रचार-प्रसार का जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो भी समाज के प्रति, उनके जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और मैं सभी क्षेत्र के जनता से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक लोग हमारी जो ये जो सितारगंज टीवी के नाम से जो चैनल आई हुई है, इसको अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, इनको देखें और जन मुद्दों को लाइव वो आप तक पहुँचाने में जो मदद कर रहे हैं, उनके लिए आपको बधाई देता हूँ। कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय खबरें होती हैं वो जो नेशनल चैनल होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। हमारा मकसद सितारगंज टीवी का मकसद सिर्फ़ समस्या खड़ी करना नहीं बल्कि समस्या का समाधान करना भी है। हम लोग प्रत्येक दिन एक लाइव सेशन रख रहे हैं। समाज के जो प्रबुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, प्रत्येक दिन एक-एक व्यक्तित्व से हम परिचय करा रहे हैं। जो समाज की, जो क्षेत्र की छोटी-बड़ी खबरें हैं, उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आज के हमारे लाइव सेशन में हैं रामाचंद्र रॉय जी। इनका परिचय मैं बताता हूँ आपको। गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रख्यात हैं यहाँ पे और कथावाचक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आज हमारा मकसद था कि कोरोना की इस महामारी में क्षेत्र में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा करी है, जो ज़रूरतमंद, निर्धन, गरीब, ज़रूरतमंदों तक जो लोग पहुँचे हैं, उस दौर में जब लोग अपने करीबियों तक भी नहीं पहुँच रहे थे, ख़ासकर कोरोना संक्रमित लोगों से दूरी बना रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। उस वक़्त एक कथावाचक होने के नाते, एक धार्मिक व्यक्तित्व होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते गुरुजी ने इस क्षेत्र में उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, को ताकत देने के लिए हम लोग जो हैं सितारगंज टीवी के माध्यम से आज आपके साथ लाइव हैं। तो गुरुजी मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और राजनीति में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं राजनीति में बाद में आऊँगा, पहले धार्मिक और जो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कल भी हमारा एक सेशन था रवि मजूमदार जी लाइव थे, उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी तक कोई एक पीसीएस इतने बड़े क्षेत्र से नहीं बन पाया है, दुर्भाग्य है और मैं तो इसको दुर्दशा कहूँगा क्योंकि इसको मैं नशे से अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों से भी जोड़ूँगा, उसमें मैं आपसे बात करूँगा। तो गुरुजी ऐसा क्या कारण है और नशे के लिए आप समाज में एक आदर्श व्यक्तित्व हैं क्योंकि आप लोग जो समाज में जो लोगों को बोलेंगे, आपको सुनेंगे लोग। तो आप ख़ासकर नशे के लिए मैं सबसे पहले नशे में आऊँगा, उसके बाद मैं कोरोना पर बात करूँगा। तो नशे के लिए आप इस क्षेत्र में क्या करेंगे? आज तक आपने क्या किया है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा जो मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे सीधे यही मैं कहूँगा कि नशा कोई बेहतरी समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। हमने नशे के लिए कई एक योजना, कई एक अभियान हमने चलाई है। हमने शुरुआत की थी देवभूमि बैकुंठपुर जो हमारा गाँव है, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। 2014 में हमारी कमेटी बनी थी नशा उन्मूलन समिति, जिनके माध्यम से पूरे शक्ति फार्म क्षेत्र में हमने प्रचार-प्रसार जो कि आप देखते हो कोरोना काल में जिस प्रकार से हमने जन जागरण रैली हमने निकाली, अभियान निकाली, उसी प्रकार से हमने नशा उन्मूलन के लिए हमने कार्य किया। साथ ही साथ हमारे चौकी जो प्रभारी जो आते गए, वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। जितने भी हमारे चौकी प्रभारी आए, उनके माध्यम से हमने हर गाँव में कोशिश की है कि इसके लिए काम किया जाए। लोगों को समझाना, लोगों की टोलियाँ बनाकर गाँव-गाँव तक, हर व्यक्ति तक पहुँचने की हमने कोशिश की कि लोग हमारी बात को सुनें और नशे के जो ये प्रवृत्ति में लगे हुए लोग हैं, उनसे अगर दूरी बना लेंगे तो वो समाज के गर्त में डूब जाएगा। क्या होता है कि एक अच्छे व्यक्ति को अच्छी जगह पहुँचना हर किसी का हो जाता है आसानी कार्य, पर जब कोई व्यक्ति अगर गलत दिशा में चला जा रहा है तो उसके साथ हमें सहानुभूति के उसको समझा-बुझा के हम वापस ला सकते हैं। समाज के मुख्य धारा में उसे हम जोड़ सकते हैं। गुरुजी जब तक समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको समाज अपना आदर्श समझता है, जब तक वो लोग बढ़-चढ़ कर आगे नहीं आएँगे नशे के खिलाफ क्योंकि शासन-प्रशासन स्तर पर तो बहुत समय से नशे के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आप देखते हैं, हम भी देखते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारी युवा पीढ़ी
नशे के इस तरह गर्त में जा रही है और अभी तक आप भी कह रहे हैं कि हमने नशा उन्मूलन कर कमेटी बनाई या जो भी टीम बनाई, उसके बाद भी ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि कल भी मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि ये क्वेश्चन इस जगह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ख़ास तौर से हमारा ये जो एरिया आता है पूरा रूरल एरिया है। जब से सिडकुल की स्थापना हुई है, सिडकुल आने के पश्चात इस दिशा में और ज़्यादा प्रभावी हुई है, सबको पता है, आपको भी पता है। तो जैसे ही लोगों को काम धंधे और मिले, उसमें क्या हुआ कुछ लोग जो कि गलत व्यसनों में चले गए। मैं उनसे निवेदन ये करूँगा कि वो मुख्य धारा से जुड़े और समाज के जो नेतृत्व हैं, मैं उनसे भी कहूँगा हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जब ये ख़ास तौर पे जब चुनाव का जो समय आता है, तो उसमें क्या होता है आपको भी पता है, जो मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि जो हम लोग नशे को ज़्यादा जो हम लोग नेतृत्व करते हैं, हम ही नशे को बाँटने लग जाते हैं। अगर हम ही नशे को बाँटने लग जाएँगे, तो वो हमारा समाज कहीं न कहीं गर्त में डूबेगा। तो मैं उनसे अपील करूँगा, जनप्रतिनिधि से अपील करूँगा कि इस प्रकार के चुनावों में नशे का वो ना करें। गुरुजी हम ऐसे समाज का निर्माण क्यों ना करें कि आपने जैसे बोला कि चुनाव के वक़्त जनप्रतिनिधि लोग नशे को बाँटते हैं। ऐसा समाज का निर्माण हम क्यों ना करें कि वो हमारा ऐसा समाज हो जाए कि वो नशा लेने के लिए स्वीकार ना करें, नशे को स्वीकार ना करें। इसके लिए अधिक से अधिक हमें जितना अवेयरनेस की ज़रूरत है, हर गाँव में एक कमेटी होनी चाहिए और उसमें सरकार का भी बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य-अन्य कार्यों के लिए सरकार कमेटियाँ गठित करती हैं, उसी प्रकार से सरकार को इस विषय में भी नशा उन्मूलन के कार्य करना चाहिए, जिसमें अधिक से अधिक लोग सामाजिक लोग जो कार्यरत हैं, उनको जुड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के राजनीतिक लोगों को ना जोड़ के उसमें सामाजिक लोगों को अधिक से अधिक जोड़ना पड़ेगा ताकि समाज मुख्य धारा से लोग बोला कि जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार और आपने शिक्षा की बात करी कि यहाँ पे विद्यालय नहीं थे, एक ही इंटर कॉलेज हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या कारण रहा 1971 से 2014 तक 2012, 14, 15 जो भी कहूँ मैं, यहाँ पे कोई इंटर कॉलेज अच्छा नहीं बन पाया, कोई यहाँ पे एक अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं आ पाया, कोई एक अच्छा यहाँ पॉलिटेक्निक नहीं आ पाया, कोई यहाँ पे एक अच्छा आईटीआई नहीं आ पाया और आदिवासी क्षेत्र भी है यहाँ पे, जनजाति के भी लोग रहते हैं और अल्पसंख्यक उसके बाद भी यहाँ पे उनके लिए, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए कोई अच्छी शिक्षा प्रणाली, कोई अच्छा विद्यालय नहीं आया, इसका क्या कारण हो सकता है? ये सबसे पहले तो जो जागरूकता लोगों के बीच में थी, वो जागरूकता थी नहीं। हुँ। जैसे जागरूकता नहीं होगी तो किसी भी समाज का विकास होना बहुत ही नामुमकिन सी स्थिति आ जाएगी। अब जो जागरूकता आई है, आपको भी पता होगा कि 98 2000 के बाद अभी जो 21 साल हुए हैं, 21 साल में सितारगंज पूरे विधानसभा का कायापलट हो रही है। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पता ही नहीं चलता था कि कहाँ पर क्या है। और दूसरी बात जैसे राज्य का विभाजन हुआ, राज्य विभाजन होने के बाद शक्ति फार्म का अस्तित्व में आना हुआ। जैसे नगर पंचायत बनी, नगर पंचायत के बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस क्षेत्र का विकास होने लगा। क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा क्षेत्र था, नैनीताल लोकसभा बेहड़ी एक साथ उसकी मिलाव होती थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसके बाद फिर जो विधानसभा होती थी, वो भी बहुत बड़ा था। आज विधानसभा में सितारगंज शक्ति फार्म है, नानकमत्ता भी हट चुका है। तो निश्चित तौर से जैसे-जैसे हमारा उत्तराखंड का स्वरूप में आना, उसके बाद कहीं न कहीं आप देखेंगे इस क्षेत्र का विकास हुआ है। मैं चाहूँगा कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और विकास से संबंधित कार्य करें, तो अपने आप इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी होगी और शिक्षा के मद में भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं शिक्षा की बात करूँ तो यहाँ पे आज़ादी के बाद पहली बार डिग्री कॉलेज महाविद्यालय खुला। 70 वर्षों बाद कहूँ तो मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आज़ादी के बाद ही यहाँ पे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आईटीआई हो या चाहे अल्पसंख्यक के जो हमारे लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ पे स्कूल खुले। तो उसके लिए यहाँ के जो मौजूदा बहुगुणा परिवार है जो मौजूदा विधायक है सौरभ बहुगुणा, तो उनको आप श्रेय देंगे या फिर इसके लिए किसी और को श्रेय देंगे आप? देखिए, मैं तो श्रेय सबसे पहले शक्ति फार्म और सितारगंज की जनता का दूँगा हुँ। और सबसे बड़ी श्रेय जो है उस समय तत्कालीन 2012 में जब बहुगुणा जी कांग्रेस पार्टी में थे, उसी समय वो मुख्यमंत्री बने और माननीय किरण चंद मंडल जी बंगाली जो पहला कैंडिडेट था, जो यहाँ से चुनाव जीते, उनका बलिदान है हुँ, और क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को लेके हुँ, उन्होंने बहुगुणा जी के साथ गए थे। हुँ। ये कार्य जो आप लोग देख रहे हैं धरातल में, वो तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, आपकी बात सिरसा बहुत सिरसा बहुत मोड़ का जो बढ़िया। रोड है, जो सूखी हुँ, नदी पुल है, जो हुँ, बंग भवन है, हुँ, ये तो 2012 में जैसे ही किरण मंडल जी ने हुँ, बलिदान दिया था, उसी हुँ। समय 1-2 साल में बनना चाहिए था। तो मेरा यही क्वेश्चन है जब किरण मंडल जी ने 2022 में बलिदान शब्द कह रहे हैं आप, यानी मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा से बागी हुए थे। ठीक है, वो उनकी अपना बुद्धि विवेक था, मैं उस पर प्रश्न आपसे नहीं करूँगा। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि 2012 में उन्होंने समर्पण किया था,
बार के बाद तो उनके पास कैबिनेट का दर्जा था। कैबिनेट का दर्जा होते हुए भी उन्होंने सिरसा मार्ग, सूखी नदी पर पुल, जो यहाँ के ऐतिहासिक कार्य हैं, 40 वर्ष पहले की जो माँग है, वो लोग नहीं बना पाए। आखिर ऐसा क्या रहा? हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उस जब तक विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, काम स्टार्ट हुआ। लेकिन हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जबकि किरण मंडल जो पूर्व विधायक थे, वो कैबिनेट में थे, उसके बाद भी काम नहीं हो पाया। काम अब हमें ज़मीनी स्तर पर अगर मैं देखूँ तो आज वो काम दिख रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों कि किरण मंडल जी कैबिनेट में होते हुए और उनके हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम नहीं हो पाया, वो काम आज मौजूदा विधायक ने करना पड़ रहा है? देखिए, जो भी विधायक होगा, चाहे आप हो, मैं हूँ, विधायक का पहला कार्य होगा क्षेत्र की जन समस्याओं को उनको पकड़ के रखना। यदि हमने अगर 40,000 वोटों से अगर आपको जिताया है, तो हमारी एक स्वाभाविक माँग है कि आपका ये कार्य करके देना ही होगा। हमारा जो माँग है, मेरा ये कहना है कि विधायक जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन यदि आप देखेंगे शक्ति फार्म सितारगंज की जनता जो सिडकुल में कार्य करते हैं, आज 70% लोगों को वहाँ पर रोज़गार नहीं है। जो लिखा हुआ है बिल्कुल कि हाँ, सिडकुल में 70% सितारगंज के लोगों को मौका मिलेगा। युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आप देखिए वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा इतनी दलदल में फँसा हुआ है। हर व्यक्ति ठेकेदारी प्रथा के अंदर, इतने पढ़े-लिखे लोग होने के बावजूद उन्हें स्थायी जॉब वहाँ पर नहीं है। तो ये मैं विधायक जी से माँग है हमारी कि वो करें। हमने कई बार उनसे कहा कि भई साहब ये होना चाहिए। जो दूसरा आपने जो प्रश्न कहा है कि इसका श्रेय, इसका मैं पूरा का पूरा श्रेय सितारगंज की जनता को दूँगा कि उन्होंने अपना सर्वस्व खोकर एक परिवार को यहाँ पर आने दिया, एक परिवार के ऊपर विश्वास किया। उनसे हमारी ये भरोसा है कि उनको ये कार्य करना चाहिए। देखिए ये होता है एक जनप्रतिनिधि और एक धार्मिक व्यक्तित्व में फ़र्क, जिन्हें सच्चाई कहने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और सीधे ओपन बोल रहे हैं, तो सितारगंज की जनता को श्रेय देंगे। तो उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है जो आपने जो भी जवाब दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं और धड़ल्ले से दे रहे हैं, ये शब्द मैं यूज़ करूँगा क्योंकि हमारा लोकल चैनल है और लोकल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अगला मेरा शब्द है कोरोना पे आता हूँ मैं। कोरोना पे शक्ति फार्म में बहुत सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे व्यक्ति विशेष लोगों ने, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने कार्य किए हैं। तो उसमें आपने भी अभी मैं देख रहा था आपका जो रथ, मैं रथ कहूँगा क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति है तो उसको रथ ही कहूँगा मैं। उसमें बहुत सारा जो बाँट रहे हैं आप वो रखा भी हुआ है और बाँट भी रहे हैं। तो लगभग कितने लोगों तक आप राहत सामग्री पहुँचा चुके हैं और आगे आपका क्या टारगेट है? क्या लक्ष्य है? आगे आप किस तरह गरीब ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेंगे? देखिए भाई साहब आपको भी पता है कि जो कोरोना विषम कोरोना काल में, उन समय में लोग घर से बाहर नहीं निकले। आज भी मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं भाई साहब, जब अपने जो एक पति उनके पत्नी पत्नी उसके लाश को छू नहीं रहे थे। या कहें तो वो अगर जीवित भी हैं, लाइव भी हैं, तो उनको वो टच नहीं कर रहे थे। उस समय उस परिवार के साथ जब मैं खड़ा रहा, तो मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में मैं मानव कुल में जन्म लिया हूँ। मेरी ये कोशिश रही है भाई साहब, जब मैं श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ, तो जो मेरे गुरुजी थे, उनका ये कहना था कि बेटा यदि कोई भी किसी प्रकार का जो भी होता है, दान होता है, वो समाज के कार्य में जाना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ, जो भी मुझे व्यासपीठ से जो भी मुझे दान मिलता है, वो मैं लोगों में देने की कोशिश करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी पत्नी का जो मुझे सहयोग करती रहती है। वो पूरी तरह से मुझे कोऑपरेट किया और मैं बिना फ़ोटो खिंचाए उन लोगों तक पहुँचा हूँ और उन लोगों की सेवा मैं कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। आपने अभी कहा रथ की बात, ये आप ही लोगों का सहयोग है, आप जैसे बुद्धिजीवियों का सहयोग है, आशीर्वाद है कि मैं अपनी गाड़ी में खुद के बैनर, पोस्टर और साथ ही साथ लाउड स्पीकर लगा के पूरी विधानसभा में मैंने लोगों को जागरूक किया है। और मैं कोशिश करूँगा जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं लोगों के प्रति आपने दूसरा शब्द ये कहा कि मैं धड़ल्ले से जवाब देता हूँ। देखिए मुझे सभी से प्रेम है कि सभी राजनीतिक दल नहीं, देखिए ये मैं बताऊँगा। देखिए आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। आपका कर्तव्य, आपका उद्देश्य इस संपूर्ण जगत का, इस संपूर्ण प्राणी जगत का भला। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से घटना मैं देख रहा था, आपने सोशल मीडिया में उसको अपडेट कर रखा था कि मेरे साथ कुछ अभद्रता हुई है। किसने अभद्रता की है ये? एक धार्मिक व्यक्तित्व के साथ, एक कथावाचक के साथ अभद्रता, आखिर क्यों? किसने कर दी? क्या कारण है इसका? देखिए मैं किसी जगह पर गया हुआ था, मेरे शिष्य हैं, मैं वहाँ से लौट रहा था। रात के 10 बजकर शायद 20 या 22 मिनट हुए होंगे। मेरे गाड़ी के पीछे लगी रहती है वो क्या कहते हैं बैनर लगी रहती है, आपने देखा अभी। मैंने देखा भी वो है। बैनर के लिए मैंने सोचा कि पीछे से कोई मुझे लाइट दिया, मैंने देखा नहीं, मुझे ओवरटेक कर रहा है। वो मेरे गाड़ी के पास आते हैं, मेरे गाड़ी के पास आने के बाद वो मुझे गाली-गलौज करते हैं।
तब भी मैंने समझा कि शायद वो दारू-वारू पिए होंगे या नशे में होंगे। चलिए मैंने कुछ नहीं किया। वो जो 20-32 सेकंड था, उन्होंने अचानक से मुझे ये बात कहा कि आप फ़ेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, ज़रा सावधान रहिए नहीं तो हम दिखा देंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद इसमें राजनीति हो सकता है या किसी के बहकावे में उन्होंने ऐसा किया होगा। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने भी ये किया होगा, वो मेरे को देख के किया होगा। हो सकता है कि वो किसी दूसरे के कहने के ऊपर गया होगा, लोगों ने तरह-तरह की इसमें टिप्पणियाँ दी। मैं उनसे भी कहूँगा, जो मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, हो सकता है कि जिनके ऊपर लोग संदेह कर रहे हैं, उनका कार्य ना हो, कोई और जो विपक्षी हैं, वो उनको बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर से विपत्तियाँ कसी हों, नहीं ऐसा भी हो सकता है। नहीं, आप कथावाचक हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, पक्ष-विपक्ष आपके सुमुख से ये शब्द पक्ष आपके लिए क्या पक्ष-विपक्ष मैं है? वही तो कह रहा हूँ। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि इनके ऊपर अटैक करने से ऐसा होगा, हाँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में हूँ, हुँ, सोशल काम कर रहा हूँ। हुँ। कई आपने देखा होगा कई पोस्ट मैंने यहाँ की क्षेत्र की जनता से मैंने पूछा भी है कि ऐसा होगा कि क्षेत्र का इस बार का परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं हाँ, चाहते हो? ये मैंने पोस्ट आपने देखी थी। देखा होगा कई साल से। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे थे, बिल्कुल। अच्छे भी करे थे, गलत भी करे थे, लेकिन आपने लिखा था मैं वो देखा था। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्योंकि आप एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं और राजनीतिक में भी सक्रिय रहते हैं। 2012 2012 तो बीत गया। बीत गया के बाद शक्ति फार्म में बहुगुणा परिवार के आने के बाद अगर मैं ये कहूँ, तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, मैं सितारगंज विधानसभा और शक्ति फार्म में सब तो चाहे वो रोडवेज बस स्टेशन हो या जो भी यहाँ पे बना, क्या आप ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे 2012 के बाद वास्तव में विकास हुआ है? देखिए मैं खुले शब्दों में कहूँगा, हुँ, विकास हो रही है, होगी भी। हुँ। लेकिन जैसा हमने सोचा था उस प्रकार से नहीं हुई। 2012 के बाद अगर आप कैसा देखेंगे सोचा था आपने? मैं हमने ये सोचा था जैसा कि कहा गया था कि ये मिनी कोलकाता बनेगी। हुँ, उनका ही कहना था कि मिनी कोलकाता बनेगी। वंग भूमि यहाँ पर एक वंग समाज का किरण चंद मंडल जी के नाम से यहाँ पर एक वंग भूमि दिया था, आपको याद होगा। हुँ, हुँ, वो आज तक अधूरा से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, दूसरी बात, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, हुँ। क्या सितारगंज और शक्ति फार्म का जो हॉस्पिटल है, क्या वो रेफर सेंटर है या नहीं है? मैं सभी जनता से पूछूँगा, जो भी आप जाते हो वहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। तो क्या उस जिसके लिए हमने ये पद खोया, क्या जहाँ ये मिली? जहाँ तक मुझे याद है, सितारगंज और शक्ति फार्म सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का जहाँ तक मुझे याद है सितारगंज का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके हालात बताऊँ को आपको मैं, उसके आगे एक बहुत बड़ा नाला बहता था। अस्पताल की स्थिति ऐसी थी कि वो खुद स्वयं में अस्पताल बीमार था। लेकिन आज समय मैंने परिवर्तन होते हुए देखा है और आज मैं देख रहा हूँ, हॉस्पिटल है, उसमें आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बहुत सारी मशीनें भी आपने देखा होगा आ रही हैं, चाहे अभी भी ये कोरोना काल में बहुत सारी मशीन आई हुई हैं। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हॉस्पिटल पूरी तरह से रेफ़र सेंटर नहीं है या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रेफ़र सेंटर है। लेकिन अपेक्षा अगर आप 2010 से बा 10 के बाद देखेंगे, तो मेरी नज़रों में जो मेरी दृष्टि है उसके हिसाब से बहुत काम हुआ है इसी अस्पताल में सितारगंज और शक्तिपारम। पहले 1 डॉक्टर हुआ करता था, मुझे याद है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ 8 डॉक्टर हैं। और नर्सिंग स्टाफ है। तो मेरी नज़रों में तो परिवर्तन हुआ है हॉस्पिटलों में भी, लेकिन आपने ही जैसे कहा कि जैसा हम चाहते थे, वैसा नहीं हो पाया है। तो मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही पूछ रहा हूँ कि परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, डेफ़िनेटली परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगा डेफ़िनेटली परिवर्तन हुआ है। हमारे आदरणीय विधायक जी ने यहाँ पर अच्छे काम भी किए हैं। हुँ, ऐसा नहीं कि वो काम करने की वो कोशिश भी लगे हुए हैं। हुँ, तो देखिए, हर किसी से अगर उम्मीद करेंगे हर काम हो जाए तो नहीं संभव होता नहीं है, सही पूर्ण बात रूप है। से अब संभव मिनी कोलकाता सब है, मिनी कोलकाता बनने में भी मुझे लगता है बहुत समय लगा होगा और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जैसे जो गुरु लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कोशिश करेंगे तो ये 100% एक दिन हम यहाँ पे मिनी कोलकाता बनाएँगे। बिल्कुल देखिए, हर समाज चाहता है, ख़ास तौर से सितारगंज। सितारगंज बिल्कुल नियर अबाउट हमारे सिडकुल के पास है। हम तो ये चाहेंगे देखिए आज आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बालाजी कंपनी ने गोद लिया है हॉस्पिटल हाँ, को हाँ। या बजाज कंपनी ने गोद लिया है। हुँ। मैं ये कहता हूँ राज्य सरकार ने क्या किया? ऐसा है ना, कोई भी गोद ले, हमें काम चाहिए ना, वही मैं कह रहा हूँ, हमें अगर काम चाहिए। देखिए राज्य सरकार में एक ही सितारगंज तो है नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारी तहसीलें हैं, बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अगर हमारे यहाँ काम हो रहा है, चाहे बालाजी कंपनी गोद ले या फिर बजाज कंपनी, आज तक तो गोद नहीं लिया किसी ने। पहली बार ऐसा हमें मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि कोई कंपनी हमें तो पता भी नहीं था ऐसा होता है। आज हमें पता चल रहा है कि 5 करोड़ से एक आधुनिक हॉस्पिटल बन रहा है, तो हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। नहीं हमें हमें भी इस बात की बहुत खुशी है। हुँ, देखिए इससे पहले सिडकुल था भी कहाँ?
हुँ, शायद 2001 के बाद ही अस्तित्व में आई। हुँ, 12 साल लगातार ही हमारे यहाँ पर पहली बार हमने सीट पाया था सितारगंज हुँ, वालों ने। हुँ। इससे पहले तो नारनपाल जी थे, पूर्व हुँ। विधायक जी थे और उस समय शायद इतना वो धन का आवंटन भी नहीं होता था शायद उनका विधायक निधि में। आजकल तो करोड़ों रुपए विधायक निधि होती है। जैसे मैं देख रहा हूँ आपने एक शब्द अभी प्रयोग करा नारायण पाल जी, हमारे यहाँ 10 साल विधायक थे। तो मैं मूलभूत सुविधाओं पर एक प्रश्न किया था आपसे मैंने कि सितारगंज में आज़ादी के बाद बहुत कुछ चीज़ें मिली हैं सितारगंज को, जो जिन चीज़ों का हमारे पास अभाव था। चाहे वो सितारगंज का रोडवेज बस स्टैंड हो या पॉलिटेक्निक, आईटीआई, जनजाति ओबीसी वालों को ये अल्पसंख्यकों के लिए आईटीआई या फिर यहाँ पे भी मैं पीछे देख रहा हूँ एक ये उपमंडी बनी है और बहुत सड़क में से अभी आ रहा तो काफ़ी अच्छी खुशी हो रही थी कि बहुत अच्छा सड़क बन गया। बहुत सारे अभी पीछे गाँव में देख रहा था गलियाँ बन रही थी वहाँ पे, कुछ बन चुकी हैं। तो अस्पताल हो या फिर शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, मैक्सिमम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा काम हुआ है, तो मेरी नज़रों में तो काम हुआ है। आप मानेंगे इस बात को, स्वीकार करेंगे कि बहुगुणा जी ने वास्तव में मूलभूत सुविधाओं में ध्यान दिया है? मैं आपसे पहले भी कहा, आज हाँ। भी कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ पर लोग हैं, हुँ, कांग्रेस के जो भी लोग हैं, हुँ। सभी लोगों की मिली-जुली अगर सब मिलके कार्य नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बहुत बड़ी बात तो है बहुत कि राजनीति से ऊपर उठ के बिल्कुल, क्षेत्र के समाज के हित के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। बिल्कुल। मैं बहुगुणा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनसे मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने पिछले कोरोना काल में भी जिस प्रकार से लोगों के एक फ़ोन करता था, भाई साहब ये पास होना चाहिए, लोगों को सुविधा होनी चाहिए। मैं उनके माध्यम से लोगों को पास आवंटित किया, लोगों को सुविधा दी। उन्होंने मास्क बँटवाए, उनको मैं बहुत धन्यवाद दिया। ऐसा नहीं है कि उनका कोई विरोध है हमारा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं और चाहूँगा कि सिडकुल में 70% लोगों को हमारा रोज़गार हो। बिल्कुल होना चाहिए हमारा लोग लोकल ठेकेदारी प्रथा हमारी में माँग है। लोगों को ठेकेदारी प्रथा में काम करना पड़े मेरे युवा भाइयों को। हर गाँव के लोग आके मुझसे कहते हैं गुरुजी इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं? हुँ। मैंने विधायक जी से कई एक दौर की इसमें बातचीत की। आप भी उनसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल लाइव बैठा हूँ। हमारा अधिकार है सत्ता हम सिडकुल हमारे क्षेत्र में है तो हमारा अधिकार है और हमें चाहिए। तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत देर हो चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी उल्टी गिनती ये कहूँ तो शुरू होने वाली है। बिल्कुल। तो अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर गुरुजी से कहूँ तो गुरुजी किसके साथ होंगे? पूरी शक्ति फार्म सितारगंज की जनता जिसके साथ होगी, गुरुजी उसके साथ पूर्ण दृढ़ रूप से खड़ा रहेगा, चाहे वो बहुगुणा परिवार हो, चाहे क्षेत्र का हो। मैं आपके सितारगंज टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, सितारगंज टीवी के माध्यम से, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, किसी भी धर्म का प्रत्याशी होगा और अगर विकास के साथ होगा, मैं उनके साथ पूरी तरह से तन, मन, धन के साथ जुड़ा रहूँगा। मेरे लिए किसी प्रकार का कोई भी जाति मायने नहीं रखता। क्षेत्र का विकास सर्वोपरि है। क्षेत्र की जनता जिसे चाहेगी, उसके साथ गुरुजी सबसे आगे जाएगा। और लगेगा क्षेत्र की जनता को कि नहीं, हमें परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन भी होगा। और अगर लगता है कि इसमें साथ रहेंगे, तो उनके साथ हम बिल्कुल रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता था जब मैं सितारगंज से चला था और गुरुजी के बारे में विचार किया था तो मैंने भी तय करना था कि एक धार्मिक व्यक्ति आखिर मैं देखूँगा उनको कि उनसे सुनूँगा कि वो जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ नए-नए मुद्दे आ गए हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म बाहरी और ये वो जो भी मुद्दे चल रहे हैं, तो उनके साथ होंगे तो बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। उसके बाद ला एक क्वेश्चन आपने नारायण पाल जी शब्द प्रयोग करा था, हमारे आदरणीय विधायक थे, 10 साल यहाँ के विधायक रहे हैं। सितारगंज सिडकुल और सितारगंज और शक्ति फार्म के लिए कोई उनकी विशेष उपलब्धि? देखिए, अगर ये सवाल अगर मुझसे अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछेंगे, मैं लाइव हूँ, क्षेत्र की लाइव पूछ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्र के क्षेत्र विकास की में। कोई क्षे ऐसी जैसे आज मैं देख रहा हूँ रोडवेज है, बस स्टैंड और डिग्री कॉलेज है और यहाँ पे इंटर कॉलेज हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें देख रहा हूँ, उपमंडी। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई विशेष ऐसा काम जो दिख रहा हो, आज तक ज़िंदा हो? देखिए, नारायण पाल जी का एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उन्होंने विधायक क्या होता है क्षेत्र की जनता को शायद पहली बार उन्होंने जाना कि भैया विधायक होता क्या है? इससे पहले तो शायद हम लोग विधायक जानते नहीं थे विधायक हुँ, होता क्या है। हुँ, नारायण पाल जी आते थे, हल्द्वानी से आते थे और देखते थे कि भैया हाँ, भैया विधायक हैं। इससे पहले हमें पता ही नहीं था विधायक होता क्या है। खैर उन्हें विधायक की पहचान तो शायद आपको ही पता होगा। खैर आप मुझसे सीनियर होंगे, आपको ज़्यादा नहीं, नहीं, पता होगा। नहीं, गुरुजी लेकिन मैं जो सीनियर सीनियर नहीं हूँ आपसे। जो मैं विधायक की जो मैं पहचान मैं मैं सीनियर मैंने नहीं हूँ। कहा, हाँ, विधायक की जो हाँ, पहचान होती है विधायक ने दिया। उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हुँ, काम नहीं किया, जितने भी गड्ढे-वड्ढे थे उन्होंने काफ़ी हुँ, उनका छोटा-सा वो विधायक निधि था, उन्होंने काम किए हैं। हुँ, लेकिन जैसे लोगों को लगा कि भैया नहीं हमें परिवर्तन चाहिए, हुँ, नारायण पाल जी 10 साल रहे उसके बाद उनका परिवर्तन हुआ है। हुँ, अगर क्षेत्र की जनता अगर चाहेंगी कुछ भी हो सकता है। कभी दे लहर मैं आपको ये बात बताऊँ निर्मला जी ऐसा होता है कि चुनाव टोटली टोला हवा से चलती है। हुँ, एक हवा चलती है, हुँ, उस हवा में बह जाती है, हुँ। बह जाती है। नहीं
तो मैं तो आपसे ये उम्मीद करूँगा ना, हवा और विकास 2 अलग-अलग चीज़ें हैं ना। हवा में तो हम ऐसे-ऐसे कैंडिडेटों को हमने यहाँ से जिता दिया कि आज 21वीं सदी में भी सितारगंज वाले एक अस्पताल के लिए माँग कर रहे हैं। तो ऐसी हवा क्यों, हमने तो विकास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए ना। आपसे तो मैं ये उम्मीद करूँगा आप क्षेत्रवासियों को, आप लाइव हैं, क्षेत्रवासियों को ये ऐलान करें कि आप विकास के साथ चलें। बिल्कुल, मैं क्षेत्रवासी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं तो कहूँगा पूरी की पूरी तरह शक्ति फार्म और सितारगंज के विकास के साथ वो हमेशा खड़े रहें। जो भी व्यक्ति यहाँ पर विकास के उद मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो सितारगंज टीवी जो चैनल है हमारी, ये मेरा चैनल कहूँगा क्योंकि हमारी क्षेत्र की ये चैनल है, सितारगंज के जनमुद्दों को लेके ये उभर के सामने आई है। और जो राष्ट्रीय चैनल है, जो वो कभी यहाँ तक पहुँची नहीं थी। आज सितारगंज टीवी यहाँ पर पहुँची है, जन मुद्दों को उठा रही हैं। नशा उन्मूलन जैसे शब्द इन्होंने आज यहाँ पर मेरे समक्ष इन्होंने कहे हैं। साथ ही साथ सिडकुल स्थापना के बाद जो कुछ यहाँ पर कमियाँ हैं, उसको उठाई हैं। सिरसा रोड हो या चाहे हॉस्पिटल हो या कोई भी बात हुई हो, तो जो हम लोग अपने चैनल के माध्यम से सितारगंज टीवी चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं, मैं सभी व्यूअर से मैं अपील करूँगा, हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी होने के नाते, आप अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें, जो भी यहाँ पर जन मुद्दे की बातें आती हैं उसको आगे बढ़ाएँ और ये भी कहूँगा अगर हो सके हाथ जोड़ के विनती कि इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम पूरे भारत में अपने इस मुद्दे की लड़ाई को हम लड़ पाएँ, सितारगंज टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग लड़ पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूँ। पुनः आप लोगों को धन्यवाद, सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ।